नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक ऐसा जेल जहां 40,000 से ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स एक साथ बंद हैं। ना रोशनी, ना आजादी, ना कोई इंसानियत का एहसास। Since the huge media campaign that surrounded its opening, there has been no other information about life inside Sikot. ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एल सल्वाडोर का मेगा प्रिजन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जेल। लेकिन क्या ये प्रिजन क्राइम का एक परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर ये एक डिक्टेटरशिप की नई शकल है? इस वीडियो में हम एल सल्वाडोर के गैंग क्राइसिस और उसके कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशन को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये देश दुनिया का सबसे डेंजरस देश बना और देखेंगे कि कैसे एक यंग प्रेसिडेंट ने यहाँ की इस क्राइसिस को टैकल किया। लेकिन क्या उसका तरीका इंसानियत के लिए एक नया क्राइसिस बन रहे हैं? चलिए आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। This footage shows El Salvador's answer to gang violence. Thousands of alleged gang members stripped down to expose their tattoos in a brand new mega prison set to house 40,000 inmates. Gangs turned El Salvador's murder rate into one of the highest in the world. And to end this cycle of violence, the country's president Nayib Bukele ordered a crackdown in March last year, arresting more than 66,000 people since then. Communities say the streets are safer, but rights groups and some residents argue that this change has come at a high price, that innocent men and women and even minors have been rounded up and held indefinitely without access to lawyers. एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश जो दशकों से स्ट्रीट गैंग्स जैसे MS-13 और बैरियो 18 के कंट्रोल में था। एल सल्वाडोर दुनिया का सबसे ज्यादा मर्डर रेट वाला देश बन चुका था। हर दिन 18 से भी ज्यादा मर्डर्स हुआ करता था। गैंग्स ने न सिर्फ मोहल्लों पर हुकूमत की बल्कि लोगों की जिंदगी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। 9 साल के बच्चों को भी गैंग्स में शामिल कर लिया जाता था और उन्हें एक डरावना ऑप्शन दिया जाता था, ज्वाइन करो या फिर मरो। लेकिन गैंग्स आए कहां से? इसका जवाब मिलता है 1980s की सिविल वॉर में। 1980s में एल सल्वाडोर एक ब्लडी सिविल वॉर का शिकार था। US बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस और लेफ्टिस्ट रेबल के बीच युद्ध चला, जिसमें 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान कई सल्वाडोरेंस अमेरिका भागने लगे और कई स्टेट्स में वो जाकर बस गए। और ऐसे ही लॉस एंजल्स में बसने वाले रेफ्यूजीज ने लोकल गैंग कल्चर से सीखा। यहाँ से MS-13 और बैरियो 18 जैसे गैंग्स का जन्म हुआ। जब US ने इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया और अपने साथ क्राइम और वायलेंस भी ले आए, तो ये गैंग्स एल सल्वाडोर वापस आ गए और अपने साथ क्राइम और वायलेंस भी ले आए। आज MS-13 एक ट्रांजिशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग और इलीगल आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। 2019 में एल सल्वाडोर ने नए प्रेसिडेंट को चुना, नायब बुकेले। यंग क्रिस्मेटिक और सोशल मीडिया का किंग बुकेले ने गैंग क्राइसिस खत्म करने का वादा किया। पहले उन्होंने कम्युनिटी प्रोग्राम्स ट्राई किए, यूथ सेंटर्स, स्ट्रीट लाइट्स और एजुकेशन। लेकिन मार्च 2022 में एक ब्रूटल गैंग अटैक के बाद, जिसमें 62 लोग एक ही दिन में मारे गए, बुकेले ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इस गवर्नमेंट को बेहतर पावर मिली, बिना वारंट का अरेस्ट, 15 दिन तक बिना चार्ज के कस्टडी और मास ट्रायल्स, जहां मास जजेस के साथ 900 लोगों का फैसला करते थे। 2023 तक 70,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए और एल सल्वाडोर का मर्डर रेट हिस्टोरिकली सबसे नीचे आ गया। लेकिन बुकेले के मेथड्स में कई कंट्रोवर्सीज है। कई लोगों का बिना किसी एविडेंस को अरेस्ट किया गया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बुकेले पर इंसानियत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। एल सल्वाडोर की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए बुकेले की सरकार ने 2023 में सेंटर ऑफ द कॉन्फ्रेंट ऑफ टेररिज्म सिकोट बनाया। ये $100 मिलियन का फैसिलिटी एक फोर्ट्रेस है जहां 40,000 कैदियों को एक साथ रखा जा सकता है, जिनमें से कई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है। ये है जुआन, एक 15 साल का लड़का जिसे उसके माँ बाप ने 9 साल की उम्र में छोड़ दिया था। सर्वाइवल के लिए जुआन बैरियो 18 गैंग में शामिल हुआ। अब वो सिकोट जा रहा है जहां वो अपनी जिंदगी अगले 15 साल गुजारेगा। जुआन के सामान छीन लिए जाते हैं, उसके बाल मुंडाए जाते हैं और उसे एक व्हाइट यूनिफॉर्म दिया जाता है। उससे 90 कैदियों के साथ एक सेल में दबोच कर रखा जाता है, जहां वो एक मेटल शेल्फ पर सोता है और उसके पास सिर्फ एक टॉयल उसका पीलो होता है। जुआन का दिन मैंडेटरी ग्रुप एक्सरसाइज या प्रिजन वर्कशॉप में काम करते हुए गुजरता है। यहाँ ना बाहर जाने की अनुमति है, ना खिड़कियाँ और ना ही प्राइवेसी। जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। एक पिच ब्लैक कंक्रीट सेल जहाँ ना लाइट है, ना बेड है और ना ही उम्मीद।
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सी कोर्ट पर कई आरोप लगाए हैं। कैदियों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं दिए जा रहे हैं और उन्हें दुनिया से काट कर रखा गया है। क्या ये प्रिजन सच में क्राइम का सॉल्यूशन है या फिर ये एक नया ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है? प्रेसिडेंट बुकेले का ये तरीका अलग है, लेकिन दूसरे देश भी क्राइम कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका अपना चुके हैं। ब्राजील में फेविलास में गैंग कंट्रोल के लिए मिलिट्री पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से भरी हुई है। फिलीपींस में प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे ने वॉर ऑन ड्रग्स चलाया, जिसमें थाउजेंड्स लोग बिना ट्रायल के मार दिए गए। एल सल्वाडोर का मॉडल ऑथोरिटेरियन है, लेकिन फिलहाल इफेक्टिव भी दिख रहा है। कंट्रोवर्सी के बावजूद भी नायब बुकेले एल सल्वाडोर के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक है। बुकेले की पॉपुलैरिटी का राज उनके स्ट्रॉन्गमैन इमेज में छुपा है। एल सल्वाडोर के लोग दशकों से गैंग्स और वायलेंस से परेशान थे और बुकेले ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। उन्होंने गैंग्स को खत्म करने का वादा किया और उसे पूरा भी किया। 2023 तक एल सल्वाडोर का मर्डर रेट 90% कम हो चुका है। लोगों को लगता है कि बुकेले ने उन्हें सुरक्षित माहौल दिया है, जहां वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और रात को घर से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए बुकेले को एल सल्वाडोर का सुपरमैन भी कहा जाता है। लेकिन बुकेले की पॉपुलैरिटी के साथ साथ एल सल्वाडोर में डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। 2021 में बुकेले ने लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलिट्री भेजकर ऑपोजिशन को डरा दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाकर अपने सपोर्टर्स को अपॉइंट किया, जिससे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को इग्नोर करने की अनुमति मिल गई। फरवरी 2024 के इलेक्शन में बुकेले ने दोबारा जीत हासिल की, लेकिन इस इलेक्शन में मीडिया सेंसरशिप और अपोजिशन को डराने के आरोप लगाए गए थे। क्या ये डेमोक्रेसी है या फिर ये डिक्टेटरशिप की नई शक्ल है? हालांकि क्राइम कम हुआ है, लेकिन बुकेले के लीडरशिप में एल सल्वाडोर की इकोनॉमिक भी डूब गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी डबल हो गई है और कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बुकेले ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और देश को बिलियंस का नुकसान होगा। क्या बुकेले की पॉलिसी सच में एल सल्वाडोर के लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर ये सिर्फ उनके इमेज बचाने का एक तरीका है? बुकेले की मेथड्स पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एल सल्वाडोर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर चिंता व्यक्त किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुकेले पर प्रेस फ्रीडम को सप्रेस करने का आरोप लगाया है, लेकिन बुकेले ने इस आरोप को इग्नोर करते हुए और अपने सपोर्टर्स के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें फेक न्यूज कहकर डिसमिस कर देते हैं। बुकेले की पॉपुलैरिटी अभी भी ऊंचाई पर है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? क्या ये एल सल्वाडोर में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का फ्यूचर सेफ है? अगर बुकेले अपने ऑथोरिटेरियन मेथड्स को कंटिन्यू करते हैं तो क्या ये देश के नए डिक्टेटरशिप में बदल जाएगा? एल सल्वाडोर के गैंग वॉर से देश को सेफ तो बनाया है, लेकिन इसमें ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के सवाल भी खड़े किए हैं। क्या ये शांति की कीमत है या ये टिकिंग बॉम्ब है जो अगले जनरेशन के गैंग मेंबर्स के साथ फूट सकता है? दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सोशल, पॉलिटिकल और साइंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।